Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here is Shifa Salim with another video on abdominal hernias. In this video, I will specifically focus on inguinal hernias. So, before starting my video on this topic, let me introduce the Doctor's Place Academy. It is an online platform that provides the medical education, comprehensive medical education to the medical enthusiasts. And there are many courses that are being delivered by this platform, and the environment in these courses is very interactive. So now I'm going to start my topic, that is abdominal hernias. So before going to abdominal hernias, we should know that how can we differentiate between a hernia and other swellings. जैसे हम आपको पता है कि कोई भी पेशेंट अगर आपके साथ आपके प्रेजेंट करता है टू यू और उसको कोई भी स्वेलिंग होती है, ठीक है, हर्निया इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ स्वेलिंग, मतलब ये कि आपको अपेरेंटली तो वो स्वेलिंग लग रही होती है, तो आपने किस तरह से उसको हर्निया को दूसरी स्वेलिंग से डिफरेंशिएट करना है। तो उसकी अब दूसरी स्वेलिंग्स में आपके पास इन केस ऑफ एब्डोमेन अगर हम देखें तो आपके पास एक्यूट हेमाटोमा आ जाता है, जिसमें रेक्टस शीथ में आपके पास हेमाटोमा डेवलप हो जाता है, लाइपोमा होता है और सार्कोमा। दीज आर डिफरेंट स्वेलिंग्स प्रेजेंटेशंस। सो अब इसको डिफरेंशिएट करता है एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स, कि आप क्या करते हैं कि पेशेंट से कहते हैं कि कफ करे ना, वो खांसी ले, ठीक है, खांसी जब वो करता है तो उसकी वजह से हर्निया के केस के अंदर क्या होगा कि हर्निया जो है वह एक्सपैंड करेगा और उसके प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, और बाकी जो स्वेलिंग है वो एक्सपैंड नहीं करेगी। यहाँ पर एक बात समझने वाली वो ये है कि बाज़ों का अगर हम देखें तो स्वेलिंग भी एक्सपैंड नहीं बल्कि स्वेलिंग भी इसकी मूवमेंट होती है और वो प्रोट्रूड करती है कई कई स्वेलिंग्स ना। एक होती है एक्सपेंशन ऑफ स्वेलिंग, कि आप बाकायदा ये नोटिस करो कि आपकी जो ये स्वेलिंग थी वो पहले छोटी थी फिर उसके बाद एकदम एक्सपैंड की है। और एक होता है स्वेलिंग की मूवमेंट होना, इन दोनों में फ़र्क होता है, तो इस वजह से हमने एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स हर्निया के अंदर होती है। और इट्स नॉट नेसेसरी कि हर हर्निया के अंदर हो, मोस्ट ऑफ द हर्नियाज दे हैव एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स। सो आगे हम चलते हैं कि what is basically the abdominal hernias. A hernia is the bulging of part of the contents of the abdominal cavity through a weakness in the abdominal wall. So इसको हम आगे से करने के लिए इसको इसी को एक्सप्लेन करते हैं अब आगे इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स के अंदर, कि अब सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, एक हर्निया के बेसिक फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। पहली बात ये है कि हर्निया जो होती है, हर्निया एब्डोमेन के अंदर अगर हम, क्योंकि हमारा फोकस एब्डोमेन में है, तो वीक स्पॉट में होता है, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि हर्निया जो है दैट बिकम्स रिड्यूस्ड ऑन लाइंग डाउन और विद मैनिपुलेशन, कि अगर आप हाथ से कोई इसको अंदर करने की कोशिश करो तो वो रिड्यूस हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स, मोस्ट ऑफ द हर्नियाज दे हैव these basic features, so you can differentiate it कि ये हर्निया है, ठीक है, from other swelling. नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द कॉजेज ऑफ हर्निया। अब देखो हर्निया आपने जो है आपको पता चल गया कि हर्निया है ये। अब अगले स्टेप्स की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक ऑफ नॉलेज टच करना चाहती हूँ कि हर्निया जो है वो होता क्यों है। हर्निया की डिफरेंट कॉजेज हैं और उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं नेचुरल कॉजेज की। अब नेचुरल कॉजेज में आपके पास बेसिक डिज़ाइन में वीकनेस आती है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि वीकनेस ड्यू टू स्ट्रक्चर्स दैट आर एंटरिंग एंड लीविंग द एब्डोमेन, ठीक है। अब जिस तरह के आपके पास आ जाता है अम्बिलाइकस पे, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर
जो एम्ब्लाइकल आर्टरी और वेन और इस तरह से एलेंटॉइस वगैरह, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ से एंटर और लीव कर रही होती हैं एम्ब्लाइकस ओपनिंग के थ्रू। और इसी तरीके से आपके पास अगर हम इंग्वाइनल कैनाल में देखें तो मेल्स के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड है और फीमेल्स के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है इन दिस यू कैन से कैनाल। ठीक है, तो अब इस चूंकि अब ये जो कैनाल बनी है ये भी एब्डोमिनल वॉल के अंदर ही होती है, आगे हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, तो इसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। और उसके बाद एक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड में आता है शार्प और ब्लंट ट्रॉमा। ठीक है, कोई ट्रॉमा हो गया है उसकी वजह से आपको हर्निया हो सकता है, कोई चीज़ लगने की वजह से। ठीक है, और फिर उसके बाद एजिंग और प्रेगनेंसी की वजह से जो वीकनेस आती है एब्डोमिनल वॉल के अंदर, उसके भी काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं कि उसकी वजह से इट माइट बी कि वो वजह बनी है हर्निया डेवलप होने की। उसके बाद आ जाती है प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल एंड मसल डिजीज़। आपके कोई भी आपकी लाइफ के अंदर खुदा न खास्ता कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आपके हो गई है जिसकी वजह से मसल को नर्व सप्लाई इनर्वेशन उसकी ख़त्म हो गई है, मसल की वीकनेस हो गई है। ठीक है, पैरालिसिस हो गया उसका, जिसकी वजह से वहाँ से जो मसल हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है वो वीक हो गई है और वहाँ से जो आपके एब्डोमिनल कैविटी के जो कंटेंट्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए। बाहर निकलना मतलब प्रोट्रूड करना शुरू हो गए। ठीक है, और मसल डिजीज़ कोई भी हो सकती है। अब उसके बाद आ जाता है एक्सेसिव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, कि हमारा अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर किसी भी वजह से इंक्रीज़ हो जाए, वो आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे, तो उसकी वजह से भी हर्निया हो सकता है। कंजेनिटल कॉजेज़ में आ जाती हैं डेवलपमेंटल फेलियर्स, कि हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर ही यानी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर हमारे अक्सर क्या होता है कि आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है वो सही तरीके से क्लोज नहीं करती, मतलब ये कि जो मसल्स हैं उनके दरमियान जो गैप रह जाता है, ठीक है, वो फिल नहीं होता ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो उसकी वजह से भी आपका हर्निया हो सकता है। इस तरीके से जो अम्बिलाइकस है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज, आपका अम्बिलाइकस सही तरीके से जो है वो आफ्टर बर्थ उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस रह जाती है, जिसकी वजह से आपके पास ये हर्निया हो सकता है। और एनी अदर कॉज जिस जो कि आपकी एब्डोमिनल वॉल को वीक कर रही होती है। उसके बाद आ जाती है कोलेजन की जेनेटिक वीकनेस। बाज़ ऐसी हमारे पास डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें कोलेजन जो है वो सही तरीके से नहीं बना होता। ठीक है, कोलेजन की सिंथेसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है जिसकी वजह से, अब चूँकि हमारा जो कोलेजन है उसका मेन पार्ट होता है ना हमारी स्किन के अंदर, स्किन की फॉर्मेशन में, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन में, तो दैट कैन लीड टू हर्निया। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये जितने भी मैंने पीछे से आपको बताई हैं चीज़ें, उसमें दीज आर ऑल फ्रॉम नॉर्मन ब्राउज़। ठीक है, और जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने बेले एंड लव से ली है। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि वी शुड राइट द रेफरेंस, बिकॉज अगर आप कोई इंफॉर्मेशन अपने से दे रहे हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये सर्च किया है, तो आपको रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स नॉट योर फाइंडिंग्स। ठीक है, ओके, उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ हर्निया। हर्निया की टाइप्स में हम बात करते हैं कि इंग्वाइनल हर्निया आ जाता है, अम्बिलाइकल पैरा अम्बिलाइकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, फेमरल हर्निया एंड एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ठीक है, अब इसमें आप इसको मैं हर एक की डिटेल में जाऊंगी, बस थोड़ा सा टच करूंगी। इंग्वाइनल हर्निया जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर के अंदर भी, कि इंग्वाइनल कैनाल से जो है वो डोमिनल कंटेंट जो है वो बाहर निकल रहा है। अम्बिलाइकल और पैराम्बिलाइकल हर्निया की अगर हम बात करें तो अम्बिलाइकस की पोजीशन वहाँ पर उसकी पोजीशन है। इंसिजनल हर्निया कोई आपकी प्रीवियस सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से आपको जो इंसिजन उन्होंने दी थी, ठीक है, उसके बाद उसमें कोई वीकनेस रह गई या वीकनेस नहीं भी यहाँ पर, उसकी वजह से वहाँ पर जो है आपके हर्निया जो है एब्डोमिनल कंटेंट जो प्रोट्रूड किया। फेमरल हर्निया होता है कि आपके जो फेमरल वेसल्स वगैरह जहाँ पर, वहाँ से आपकी जो
एब्डोमिनल कंटेंट है वो निकल जाते हैं। एपिगैस्ट्रिक हर्निया बिल्कुल जो है वो आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है, और इट इज़ मोस्टली ड्यू टू डेवलपमेंटल फेलियर्स, ठीक है। तो ये भी सारी टाइप्स जो हैं वो मैंने ली हैं फ्रॉम नॉर्मन ब्राउज, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि दैट आर वेरी रेयर, ठीक है। उसमें हम बात कर लेते हैं कि उसमें जो एग्जांपल आती है स्पाइजेलियन है, हमारे पास हर्निया होते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर ऑब्चुलेटर हर्निया होते हैं, लंबर हर्निया, ग्लूटल हर्निया, दीज आर रेयर टाइप्स ऑफ हर्निया। अब यहाँ पर अगली बात, बिफोर गोइंग टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि चूँकि मैंने यहाँ पर कोई अलग से स्लाइड तो इंसिडेंस की बनाई, मगर इंसिडेंस का आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्वाइनल हर्निया है दैट normally, generally, when we talk about hernias, they are more commonly in males as compared to females, ठीक है। और जो इंग्वानल हर्निया है वो भी अगर हम देखें तो फीमेल्स के अंदर भी जो हर्नियाज की का इंसिडेंस है वो ज़्यादा इंग्वानल हर्नियाज है, ऑल्दो कि फेमरल हर्निया इज़ मोर कॉमन इन मतलब एज़ कम्पेयर टू मेल्स इन फीमेल्स, बट अगर हम चेक करें हर्नियाज की का इंसिडेंस ओनली इन फीमेल्स तो उसके अंदर फेमरल से ज़्यादा इंग्वानल हर्निया उनमें कॉमन है, ठीक हो गया। तो होप्स हो कि आपको ये बात समझ लग गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हर्निया अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें आती है ओकल्ट हर्निया। ओकल्ट हर्निया में क्या होता है कि आपके ना जो कंटेंट होता है ना बाउल एब्डोमिनल कंटेंट, वो इतना छोटा सा होता है कि आपको अपेरेंटली लग नहीं रहा होता कि हर्निया है, ठीक है। एग्जामिनेशन से आपको पता चलता है कि ये हर्निया है, और इसको हिडन हर्निया भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास रिड्यूसिबल हर्निया। अब रिड्यूसिबल हर्निया में ये होता है कि वो हर्निया जो कि आप रिड्यूस कर सकें, यानी आप हाथ की मैनिपुलेशन से उस कंटेंट को अंदर रख रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाता है ड्यू टू स्ट्रेनिंग। इरिड्यूसिबल हर्निया होता है कि अगर आपसे वो रिड्यूस हो ही नहीं रहा, ठीक है, वो अंदर जा ही नहीं रहा। उसके बाद स्ट्रैंगुलेटेड होता है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया ये होता है कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है ड्यू टू नैरो नेक, यू कैन से कि आपका जो नेक है हर्निया का, हर्नियल सैक का जो नेक है दैट इज़ वेरी नैरो, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ है, और ड्यू टू एनी अदर रीज़न कि ब्लड सप्लाई द कंटेंट दैट इज़ इन द सैक ऑफ हर्निया, ठीक है, वो उसको ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से उसका इस्कीमिया हो जाता है वहाँ पर, इसको स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। अब इन्फार्क्टेड हर्निया वो होता है कि आपका जो वहाँ पर कंटेंट है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका, इस्कीमिया हो गया, उसके बाद नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन जो है वो गैंग्रीनस आपके पास वो कंटेंट रह गया, तो इसकी वजह इन्फार्क्टेड होता है। और स्ट्रैंगुलेटेड और इन्फार्क्टेड हर्निया दे आर वेरी पेनफुल, और इसमें आपको जो पेशेंट है उसकी सिस्टैमिक इसको सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, लाइक पल्स रेट उसका बढ़ जाता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो दीज आर द सिस्टैमिक सिम्टम्स। उसके बाद इनकार्सरेटेड हर्निया होता है कि जो आपका बाउल है ना, या एब्डोमिनल एनी एब्डोमिनल कंटेंट, वो आपके जो सैक है उसके अंदर बस फोल्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रैंगुलेटेड नहीं है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बात आपको जो है वो करूँ, अम, आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हर्निया है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका यही ये जो बाउल है वही आया हो, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर ये जो होता है ओमेंटम, ठीक है, मिजेंट्री भी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया को हमने इंशाल्लाह डेप्थ से करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले एनाटमी ऑफ उसके लिए आपको एनाटमी ऑफ इंग्वाइनल कैनाल पता होनी चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल लिगामेंट बेसिकली आपका जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके दरमियान ही आपके पास इंग्वाइनल कैनाल बनी होती है।
इंग्वाइनल कैनाल इज़ बेसिकली जो आपका एपोन्यूरोसिस आ रहा होता है, ठीक है? एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, वो जो बिल्कुल आपका बिल्कुल बाहर वाली साइड के ऊपर होता है, वो फ़ोल्ड होकर इंग्वाइनल कैनाल बना रहा होता है, ठीक है? और ये लैटरल साइड पर बना रहा होता है। उसके बाद अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल भी आता है यहाँ पर, ट्रांसवर्सालिस फेशिया भी आता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के पार्ट भी आता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपका जो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस है, उसके अंदर आपका एक्सटर्नल रिंग होता है, एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग, जिसको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इसमें इस पिक्चर के अंदर कहा हुआ है। और जो ट्रांसवर्सालिस फेशिया होता है ना, उसके अंदर आपका इंटरनल इंग्वाइनल रिंग होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है? तो यही मेजर चीज़ें हैं। फिर इसमें यहाँ से आपकी जो वास डेफरेंस है, जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, स्पर्मेटिक कोर वास डेफरेंस यहाँ से आपके पास कर रही है, ठीक है? ओके, अब ये तो थोड़ी ब्रीफ सी इंग्वाइनल कैनाल की एनाटॉमी थी। इसमें आपको एक और चीज़ भी देखनी है, जो कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन है, उससे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन रिस्पेक्टिवली, दे आर अराइजिंग, ठीक है? और ये बिल्कुल जो है वो आपके पास जो डीप इंग्वाइनल रिंग है ना, उसके आसपास से ही निकल रही है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि आगे इंशाल्लाह आप जब पढ़ेंगे डीप इंग्वाइनल रिंग और डीप इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, तो इसमें आपको ये हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास सरफेस एनाटॉमी। अब चूंकि जो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, वो आपको अपेरेंटली यानी बाहर से तो नज़र नहीं आ रही होती, तो आपको सरफेस एनाटॉमी पता होनी चाहिए। उसमें यह है कि एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर पिपिक ट्यूबरकल तक आपका इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। और इंग्वाइनल लिगामेंट, अब आप इंग्वाइनल कैनाल को किस तरह से करोगे? इंग्वाइनल कैनाल होता है आपका जो मिड लाइन है ना, ठीक है? मिड लाइन से आप मिड लाइन से करते हो और उससे लैटरल थोड़ा 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन जाते हो, और वहाँ पर आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है? और डीप इंग्वाइनल रिंग इस तरह से होता है। तो तकरीबन ये कुछ सेंटीमीटर्स की आपके पास इंग्वाइनल कैनाल बन जाती है। और इस पिक्चर के अंदर उन्होंने इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल की पोजीशन भी बताई हुई है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट when we'll talk about the um, deep and direct and indirect inguinal hernia. Now, coming towards the direct and indirect inguinal hernia, the difference is very important. कि जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होता है, ठीक है? और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होता है। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है ना आपके पास, वो उसका ताल्लुक डीप इंग्वाइनल रिंग से नहीं होता, लेना देना उसका होता ही नहीं है डीप इंग्वाइनल रिंग से, क्योंकि वो मीडियल पास करता है और फिर मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पास करने के बाद वो इंग्वाइनल कैनाल में चला जाता है। और रिमेंबर कि इट डजंट गो डाउन इनटू स्क्रोटम, जबकि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया डीप इंग्वाइनल रिंग से गुजर कर फिर आपके पास इंग्वाइनल कैनाल से ट्रेवर्स करके इनडायरेक्ट सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में जाता है। देन फिर उसके बाद आपके पास वो स्क्रोटम में भी डिसेंड कर सकता है। अब डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की पैटर्न ऑफ रिड्यूसिबिलिटी क्या है कि आप उसको सिर्फ अपवर्ड्स करते हैं, यानी अगर आपने रिड्यूस करना है हर्निया को, तो उसमें आप क्या करोगे कि सिर्फ आप उसको अपवर्ड करोगे और स्ट्रेट बैकवर्ड्स कर दोगे, सिंपल इज दैट। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया सिर्फ यही है। और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के अंदर आपने इसका पैटर्न ऑफ रिड्यूसिबिलिटी ये होता है कि आपने सबसे पहले उसको अपवर्ड करना होता है, फिर आप लैटरली लेके जाते हो थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, और फिर आप उसको बैकवर्ड करते हो, ठीक है? तो ये आपके पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की पैटर्न ऑफ रिड्यूसिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड आफ्टर रिडक्शन बाय प्रेशर ओवर द इंटरनल इंग्वाइनल रिंग, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। व्हाई? क्योंकि इंटरनल इंग्वाइनल रिंग के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं है, इसने तो इंटरनल इंग्वाइनल रिंग से गुजरा ही नहीं था,
यानी इसने तो मीडियल टू इंटरनल इंग्वायरल रिंग, मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी गुजरा था, और इसका ताल्लुक है ही नहीं इंटरनल इंग्वायरल रिंग से। तो इस वजह से अगर हम वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इंग्वायरल जो हर्निया है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट इंग्वायरल हर्निया को कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम रिड्यूस करने के बाद अगर वहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर दें इनडायरेक्ट इंग्वायरल हर्निया के केस के अंदर, डीप इंटरनल इंटरनल इंग्वायरल रिंग के अंदर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपको जो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर रिडक्शन अगर हम चेक करें तो बल्ज कम्स डायरेक्टली फॉरवर्ड्स, ठीक है, bulge comes directly forwards. After reduction, bulge reappears in the middle of inguinal region and flows medially and obliquely towards scrotum. उसके बाद आ जाती है कि जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में बहुत कम होता है, जबकि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है वो तकरीबन ऑल एज ग्रुप्स में होता है, जिसमें चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। Now these are Now these are very important terms, that is complete inguinal hernia and incomplete inguinal hernia. Complete inguinal hernia आपका ये होता है कि आपका स्क्रोटम के अंदर भी जो कंटेंट है, एब्डोमिनल कंटेंट, वो आ चुका है, स्क्रोटम तक आ चुका है। जबकि इनकम्प्लीट इंग्वाइनल हर्निया में स्क्रोटम तक नहीं पहुंचता, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्वाइनल किनार के अंदर ही रहता है। तो अगर हम इसको करें कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है दैट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की अगर हम बात करें तो इट कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि कंप्लीट इंग्वाइनल रिंग जो है, इंग्वाइनल जो हर्निया है उसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के केस के अंदर मे बी कि आपका स्क्रोटम में ना पहुंचे, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ इनडायरेक्ट, तो इसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ इनकम्प्लीट इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। सो रिमेंबर that direct inguinal hernia is only incomplete inguinal hernia, whereas indirect inguinal hernia can be both completely complete, can be either complete or incomplete. Okay, so now let's coming towards a very important part of all this, that is history. ओके, हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब हिस्ट्री आपको लेनी आती होगी प्रोबेबली कि मोस्ट प्रोबेबली कि इसमें सबसे पहले आपने बायोडाटा पूछना होता है, तो बायोडाटा में ही आपको हिस्ट्री पता चल एज पता चल जाती है। इंग्वाइनल हर्निया जो होती है उसकी एज अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या यंग एज है या, तो उस हिसाब से हम कोरिलेट करते हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा। उसके बाद हम ऑक्यूपेशन देखते हैं, वेट लिफ्टर्स के अंदर में भी, मतलब हमारी सोच ये कहती है कि वेट लिफ्टर्स के अंदर जो है वो इंग्वाइनल हर्निया ज़्यादा होगा बिकॉज उनकी स्ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, ठीक है। ऑफिस वर्कर्स के अंदर भी इंग्वाइनल हर्निया के अब ज़्यादा चांसेस हैं मोर देन दैट ऑफ वेट लिफ्टर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं लोकल सिम्टम्स। लोकल सिम्टम्स जो है यूजली हर्नियाज जो होते हैं ना वो आपके पास पेनलेस होते हैं, ठीक है। कोई लोकल सिम्टम्स आपको ऐसे नज़र नहीं आते, थोड़ी बहुत इचिंग हो तो वो अलग बात है, बट ये कि पेनलेस सिम्टम्स, पेनलेस हमारे पास ये हर्निया होते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कोई आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जैसे इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन और इन केस ऑफ इन्फार्क्शन, तो उसमें आपके पास पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अदर एब्डोमिनल सिम्टम्स। ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है इस वजह से बिकॉज आप यहाँ से पता कर सकते हो कि इस हर्निया हो चुका है, ठीक है, वो उसकी पीछे से यानी इसके आगे से क्या कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया, सही हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है उसके अंदर और उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो अगर पेशेंट को सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, इट मीन्स कि माइट बी कि आपके पास जो हर्निया है वो उसकी जो उसके अंदर जो कंटेंट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं
बाकी जो कंडीशंस होती हैं ना, अदर कंडीशंस दैट आर कॉजिंग द इंक्रीज इन एब्डोमिनल प्रेशर, दे शुड आल्सो बी आस्क्ड कि आपको कोई और, अब आप जो बाकी जो चीज़ों को रूल आउट करोगे तो उसकी वजह से आप पता ये कर रहे हो हिस्ट्री के अंदर ही कि भाई इसका जो हर्निया है वो किस वजह से, उसकी कॉज क्या बनी है, ठीक है। अब जो बाकी कंडीशंस है दैट आर इंक्रीजिंग बेसिकली द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, उसमें सबसे पहली बात आ जाती है आपके पास लेफ्ट कॉलन का कैंसर, ठीक है। अब जो हमारे पास लेफ्ट कॉलन होता है उसके कैंसर की वजह से आपके पास, या दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर डायवर्टिकुलर डिजीज़ है तो उसमें पेशेंट जो है वो प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करता है। और फिर क्या होता है, चूंकि अब उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है तो डेफिकेशन के दौरान उसकी जो स्ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो माइट बी कि आपका कॉन्स्टिपेशन से पीछे वाली जो डिजीज़ है, अंडरलाइंग डिजीज़ जो है, दैट इज़ लेफ्ट कॉलन कैंसर। लेफ्ट कॉलन कैंसर ने क्या किया, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन की, उस प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन से आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग डेफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इट लीड्स टू हर्निया, ठीक है। माइट बी मीन्स के आपका जो कॉन्स्टिपेशन है ज़रूरी नहीं है कि वो हर्निया के बाद हो, हर्निया से पहले भी कॉन्स्टिपेशन, यानी हर्निया में बी द कॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और वाइस वर्सा कॉन्स्टिपेशन में बी द कॉज ऑफ हर्निया। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी जब आप बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आपको आती है तो उसके अंदर भी आपको परसिस्टेंट कफिंग से आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। परसिस्टेंट कफिंग की वजह से आपका स्ट्रेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से हर्निया डेवलप हो सकता है। इसी तरह डिफ़िकल्टी विद मिक्सचुरेशन, तो इन सब को एक्सक्लूड करना होता है कि हमारे पास ये चीज़ें तो नहीं है जो कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा रही हैं। नाउ कमिंग, ये ऐसी प्रेजेंटेशन जो मैंने पीछे आपको बताई प्रेजेंटेशन थी उनके लिए जो कि तकरीबन हर एक में हो जाती है हर्निया के। लेकिन कुछ इमरजेंसी प्रेजेंटेशन हमें मिलती हैं जिसमें क्या होता है कि जो आपका हर्निया है वो नॉन रिड्यूसिबल होता है। पेशेंट में फील किया उसका जो ग्रॉइन स्वेलिंग है वो उसको वो रिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और टेंडर है, और उसको कॉलिकी एब्डोमिनल पेन उसको होती है बहुत शदीद किस्म की, ठीक है। और वॉमिटिंग होती है, डिस्टेंशन होती है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है। अब यहाँ पर आपको बात याद रखते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन जो होती है और एक रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन होती है। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन के अंदर आपका जो फ्लैटस है वो भी पास नहीं करता, जबकि रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन के अंदर फ्लैटस पास कर जाता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपने इनको हिस्ट्री में पूछना होता है जब आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी आपके पास स्वेलिंग होती है, चाहे वो हर्निया की हो चाहे वो एनी अदर स्वेलिंग, उसमें आप ये चीज़ें चेक करते हो। उससे पूछते हो कि भाई पेशेंट से पूछते हो कि ये स्वेलिंग कब स्टार्ट हुई, यानी ये हर्निया जो है या आपको स्वेलिंग जो है गिल्टी आपको कब शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर है और कैसे बनी ना, उसके साथ सारा वो पैटर्न आपको बताता है कि पहले इतनी थी फिर इस तरह हुआ फिर ये सारी स्टेजेस बताता है फिर वो। फिर एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल में आप हाथ लगा कर चेक करते हो कि अच्छा ठीक है इसकी साइट जो है वो बेसिकली स्पेसिफिकली क्या है। एक तो पेशेंट है जो आपको बता रहा है, ठीक है, वो तो वेग सा बता रहा है। एक है कि आप खुद अपना हाथ प्लेस करके उस जगह के ऊपर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि दिस इज़ द पोजीशन। उसके बाद आप सरफेस उसकी चेक करते हो, फिर उसके आप उसकी शेप चेक करते हो कि शेप क्या है और साइज़ चेक करते हो, ठीक है। और यूजुअली जो आपके पास जो आती हैं हर्निया, वो डिफरेंट, आप ये सारी चीज़ें लिखते हो, फिर इन सब चीज़ों से भी आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद आप लिम्फ नोड्स को चेक करते हो। एवरी स्वेलिंग, कोई भी स्वेलिंग हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल कह रही हूँ कि कोई स्वेलिंग है जो कि सिंपल स्वेलिंग है और कोई आपका हर्निया है, उसमें आपने लिम्फ नोड्स को
सारे जितने भी हैं उनको ज़रूर पालपेट करना था, ख़ास तौर पर वो जो कि बहुत इंग्वाइनल जैसे लिम्फ नोड्स हो गए, इस तरह फेमरल लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। लिक्विड आप फ्लक्चुएंट उसकी चेक करते हो कि फ्लक्चुएंट है कि नहीं है। ट्रांस इल्यूमिनेशन उसकी चेक करते हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंटरनल में आप उसको देखते हो कि अच्छा ये हार्ड आपको कैसा फ़ील हो रहा है, हार्ड है या इस टेंडरनेस है कि नहीं है। उसके बाद आप उसके अंदर से नॉइज़ चेक करते हो, ऑस्कल्टेट करके कि इसके अंदर से गर्गलिंग साउंड्स तो नहीं आ रही, ठीक है? बाउल साउंड्स आ रही होंगी तो इसका मतलब है कि अभी इसके अंदर से आपकी जो स्ट्रैंगुलेशन वगैरह नहीं हुई, यानी आपका जो फ्लो है वो जारी है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही। उसके बाद आ जाता है जनरल। जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल जी से जनरल है, उसका मतलब ये है कि आप पूरा पेशेंट की भी कंडीशन को देखते हो, होल पेशेंट को एग्जामिन करते हो, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है ये एग्जामिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। अब स्टार्ट आपने ऐसे करना होता है, ठीक है? सबसे पहले तो आप इंस्पेक्शन करते हो ना एग्जामिनेशन के अंदर। तो इंस्पेक्शन जो है वो आपने हर्निया की ज़्यादातर जो आइडियल है वो यही है कि आप स्टैंड आस्क द पेशेंट टू स्टैंड अप ना, बिकॉज़ कि आपको अगर पता चल गया है, हिस्ट्री से पता चल गया है कि इट माइट बी हर्निया, तो आपको यही करना चाहिए, आप पेशेंट को स्टैंड करके एग्ज़ामिन करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि आपने लंप को, जो आपके कोई भी स्वेलिंग है उसको फ्रंट से देखना होता है, ठीक है? फ्रंट से आप देख के सिर्फ़ ये अंदाज़ा लगाते हो कि इसकी साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, ठीक है? उसको आप इंग्वाइनल हर्निया को फेमरल हर्निया से डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है? उसके बाद अब ये यूजुअली आप प्रैक्टिस से ही आता है कि आप देखते साथ ही आपको पता चल जाए कि ये फेमरल हर्निया नहीं है, ये इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि आपको देखने से ये भी पता चल जाता है, फ्रंट से देखने से, कि ये स्क्रोटम में गया हुआ है कि नहीं गया हुआ, ठीक है? या क्या ये हर्निया ही है या कोई स्क्रोटल स्वेलिंग अलहदा से है, कोई और स्क्रोटल स्वेलिंग्स तो नहीं आपको नज़र आ रही, ठीक है? और उसके बाद एक ऐसी जगह होती है, आपको इस यहाँ पर ऑलवेज़ ये बात ज़हन में रखनी होती है कि जब भी आप एग्ज़ामिन करो पेशेंट को, नो मैटर व्हाट इट इज़, आपको बायलैटरली एग्ज़ामिन करना होता है, ठीक है? आपने लंप चेक करना है तो आपने अगर एक साइड का जो कि सिम्पटम्स के साथ है, जो आपको पेशेंट बता रहा है, सिर्फ़ उसी पर भरोसा नहीं करना। आपने दूसरी साइड पे भी चेक करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छोटी-छोटी स्वेलिंग्स होती हैं जो कि यूजुअली जो है वो पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है या उसको डिटेक्ट नहीं उससे हो पाती, तो आप एग्ज़ामिनेशन पर वो आपको मिलती हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपने फ्रंट से ना फ़ील करना है। अब पहले तो आप सिर्फ़ देख रहे थे, अब आपने फ़ील करना है, ठीक है? फिर फ़ील में आप चेक करोगे, स्क्रोटम को चेक करोगे कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोसिल है या एपिडिडमल सिस्ट तो नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इधर से भी आपको पता चल सकता है फ़ील करने पर भी कि अच्छा ये कोई स्क्रोटल स्वेलिंग अलहदा से है या कि ये हर्निया है। माइट बी के दोनों एक साथ हों, ठीक है? तो आपने उसको भी देखना है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि डिफ़रेंट हमारी होती हैं कि डिफ़रेंट कंडीशंस में अगर आपको लंप का जो है ऊपर वाला एज आपको पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये ऊपर वाला एज है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्रोटल स्वेलिंग है कोई। अगर आपको कोई एज नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब है कि दिस इज़ द हर्निया, क्योंकि वो इंग्वाइनल कैनाल में ट्रैवर्स कर रहा है। उसके बाद आपने पेशेंट की जो है वो साइड से चेक करना है, एक साइड से चेक करना है। उसके लिए आप क्या करते हो, अपना जो लेफ़्ट हैंड है वो पेशेंट की बैक पर रखते हो उसकी सपोर्ट के लिए, और राइट हैंड से आप उसकी स्वेलिंग को चेक करते हो। उसमें आप पोजीशन चेक करते हो, टेम्परेचर चेक करते हो, टेंडरनेस, शेप चेक करते हो, उसकी साइज़ चेक करते हो, टेंशन चेक करते हो, कॉम्पोजिशन, रिड्यूसिबिलिटी। ये बात आपने याद रखनी है कि जो रिड्यूसिबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको चाहिए कि आप खुद पेशेंट से कहो कि वो करे, ठीक है? उसके बाद आ जाती है आप ये चेक करते हो, फिर दूसरी साइड से आपने चेक करना है, ठीक? और दूसरी साइड से चेक करने के बाद आपने, क्योंकि इंग्वाइनल हर्नियाज़ यूजुअली बायलैटरल होते हैं, ठीक है? ख़ास तौर पर जब डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो तो वो
बायलैटरल होते हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मे बी कि स्मॉल हर्निया कोई कोई ना कोई स्वेलिंग्स वगैरह प्रेजेंट हो, ठीक है, और जो कि पाल्पेबल हो जाए कफिंग करने पर। नेक्स्ट आ जाता है, आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी होती है पूरी की पूरी, जिसमें आपने एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक करनी होती है, ब्लैडर तो नहीं लार्ज हुआ, एसाइटिस तो नहीं है या प्रेगनेंसी वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास कि a swelling with a cuff impulse is not necessarily a hernia. A swelling with no cuff impulse may still be a hernia. ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी, ठीक है। अब अगली बात की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि जो फेमरल हर्निया, अब डिफरेंशियल, हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया है, हम उसको बाकी कंडीशन से किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, आपके इसी एरिया के अंदर फेमरल हर्निया भी होता है, तो उसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है। इसी तरह आपका जो हाइड्रोसील है, वो फेमरल हर्निया बेसिकली बहुत मीडियल साइड के ऊपर होता है। और जो हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड और कैनाल ऑफ नक, ये भी हो सकता है, इसको भी आपने देखना होता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस में माइट भी कि आपकी जो है वो अनडिसेंडेड टेस्टिस तो नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्क्रॉटम में टेस्टिस को फील करना होता है कि अगर तो टेस्टिस प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि अच्छा ठीक है, ये नहीं हो सकती ना वो, और अगर नहीं है तो फिर आपका डिफरेंट जो है वो लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है। कोड का लाइपोमा चेक करना है कि लाइपोमा तो नहीं हुआ हुआ कोड में, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है, जिससे आप रूल आउट करते हो कि अच्छा नाउ दिस इज़ द हर्निया, ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई, और यूजली अब आपको इन्वेस्टिगेशन मैंने लिखी तो हुई हैं, बट मैं आपको बताती चलूँ कि जो हर्निया होता है ना, हर्निया एक ऐसा केस है जो कि आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, ऑलमोस्ट आप अच्छे डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हो। बहुत कम ऐसी कंडीशंस है कि आपको जो है ना वो इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़े, जिसमें आपके पास प्लेन एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन आ जाता है, सीटी स्कैन आता है, और एमआरआई स्कैन आता है। कंट्रास्ट रेडियोलॉजी ख़ास तौर पर आपके पास होती है किसके अंदर, इंग्वाइनल हर्निया के अंदर, ठीक है, लैप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल हर्निया में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कि आपको अगर पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा, और जो है वो आपने ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अब आगे आ जाती है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होती है ना, उसकी मैश रिपेयर्स होते हैं, वो चूँकि एक दैट इज़ अनदर वास्ट टॉपिक, तो उसको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया। तो ये सारी हमारी बात थी हर्निया के ऊपर। Any question related to this, you can ask in the comment section. So thank you very much. Allah Hafiz.